हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरपीएससी ड्रीमर। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। आज का जो एक टॉपिक है, ये एक ऐसी क्वेरी है जो कि अभी आजकल कॉमन देखने को मिल रही है कि हमको किसकी तैयारी करनी चाहिए। आरएस की जो प्रीलिम्स है उसकी तैयारी करनी चाहिए या फिर जो ईओआरओ की वैकेंसी अभी आरपीएससी के द्वारा फिर से ली जा रही है, पेपर लीक की वजह से कैंसिल हुआ था और इसकी एग्ज़ाम जो है 23 मार्च को प्रस्तावित है, तो उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, इसको आप देख लीजिएगा। और तो आर एस प्रीलिम्स और ई ओ के बीच में जब अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने का मैं आज प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो ई ओ की वैकेंसी है वो भी इस प्रकार की पोस्ट है जो कि आर एस प्रीलिम्स के अंदर या जो आर एस के अंदर जो विभिन्न पोस्ट हैं उन पोस्ट के इक्विवेलेंट ही मान सकते हो आप उसको। तो इसके बारे में हम स्टेप वाइज रूप में हम देखेंगे कि कौन सी वैकेंसीज जो है किसकी तैयारी जो है आपको करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सिलेबस। तो सिलेबस आर एस प्रीलिम से आप काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ होंगे। 200 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें जीके के अंदर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इसके अलावा इंडियन आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। उसके अलावा मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है और जनरल साइंस आती है। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन आता है, प्लस एक जो टॉपिक और आता है वो आता है करंट अफेयर्स। ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक्स रहते हैं। ठीक है, वहीं पे जो ईओआरओ की वैकेंसी है इसमें 120 मार्क्स का आपका पेपर होगा, उसमें 40 मार्क्स की तो सामान्य ज्ञान आएगा, उसमें सिमिलर है पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके साथ साथ जो नगर पालिका अधिनियम है 2009 का, प्लस जो नगर परिषद की जो योजनाएं चल रही है नगर पालिका से संबंधित, स्थानीय स्वशासन से संबंधित, उसके बारे में भी है। और ये 80 मार्क्स का ये पेपर इसके अंदर होगा। ठीक है, तो आपको एक चीज़ इसके अंदर ये पता चली होगी कि ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये पोर्शन स्पेसिफिक है यानी कि यूनिक है, यानी कि ये जो है किसी और एग्ज़ाम में आपके काम नहीं आने वाला। तो एक चीज़ आप यहाँ पे दिमाग में डाल के चलिएगा कि ये किसी और एग्ज़ाम में जो है ये काम नहीं आएगा आपके, ये जो यूटिलाइजेशन है। किंतु ये जो पोर्शन है ना आपका, ये आप अन्य कोई भी परीक्षा देंगे उसके अंदर आपका प्लान बी के रूप में ये कार्य हमेशा से करेगा। ये दोनों चीज़ें दिमाग में डाल डाल लीजिएगा आप अपने। ठीक है, तो आई होप आप दोनों को आप जो लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होगी कि इनके सिलेबस में क्या भिन्नता है। तो ईओआरओ का जो सिलेबस है उसमें नगर पालिका अधिनियम अपने आप में एक यूनिक टॉपिक है और उसके लिए एक स्पेसिफिक तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ पोस्ट की डिटेल्स की। तो आरपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आरएस का जो स्पेसिफिक एग्ज़ाम है उसके अंदर विभिन्न पोस्ट होती है। इस बार 733 पोस्ट पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और उसके अंदर जैसे एसडीएम की पोस्ट होती है, आरपीएस की पोस्ट होती है, बीडीओ की पोस्ट होती है। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट सर्विस जो होती है आरआरडीएस वाली पोस्ट होती है। ठीक है, इसके अलावा आरटीएस है, डीटीओ है, ठीक है, आदि सीडीपीओ है, आदि अन्य सारी पोस्ट वगैरह इसके अंदर होती है। और ईओआरओ की जो वैकेंसी है, ईओआरओ की वैकेंसी में 77 पोस्ट हमारी है इस बार। तो आप ये देख सकते हैं लगभग 1/10वीं पोस्ट जो है, 1/10 ऑफ द पोस्ट है आरपीएससी या आरएस की जो पोस्ट है उससे, यानी कि पदों की संख्या बहुत कम है, यानी कि कंपटीशन काफ़ी हाई है। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सिलेक्शन की चांसेस भी कम रहते हैं। और देखिएगा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें आप लोग कई जो छात्र हैं मुझे ऐसा बोलेंगे कि सर आप मेरे को जो है हमको डीमोटिवेट कर रहे हो। लेकिन देखिए, मेरा आपको डीमोटिवेट करने का कोई उद्देश्य नहीं है, किंतु हमेशा अपने जो निर्णय हैं उसमें हमेशा तार्किकता रखिएगा। ठीक है, अति उत्साही होना, अति उत्साही होना नुकसानदेहक है। ठीक है, अति उत्साही हमको नहीं होना है, क्योंकि ये जो है, ये जो चीज़ें हैं ये सारी मैं अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। मैं भी आप ही की तरह था और कई बार जो है जब आपको ठोकर लगती है ना, ठोकर के बाद ही इंसान जो है सीखता है, किसी और के कहने से वो नहीं सीखेगा। तो चाहे मैं ये वीडियो बना लूँ चाहे नहीं बना लूँ, आपका जो मन होगा उस मानस के अनुसार ही आप जो है कार्य करेंगे। किंतु मेरा जो है ये रहेगा कि मेरा अपना अनुभव जो है मैं आपको आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा और उस आधार पर फिर आप निर्णय लीजिएगा कि आपके लिए कौन सी तैयारी जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहेगी। तो पोस्ट डिटेल्स पे मैंने आपको ये दोनों चीज़ें बताई। ठीक है, तो यानी कि पदों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, अब ग्रेड पे के बात बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको हो सकता है एक मोटिवेशन मिले ईओआरओ की तरफ जाने का, लेकिन ये जो है सिर्फ एक ग्रेड पे वाला पोर्शन रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आरएस के अंदर जो है 3600 ग्रेड पे से लेकर 5400 ग्रेड पे के बीच में विभिन्न पोस्ट वगैरह लाई करती हैं। जैसे कि 5400 ग्रेड पे में आप देखते हैं आरएस जो कि एसडीएम वाली पोस्ट है, आरपीएस हो गई, बीडीओ हो गई, महिला बाल कल्याण वाली हो गई, चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर हो गई, ठीक है, सीडीपीओ हो गई। ठीक है, ये सारी पोस्ट 5400 ग्रेड पे आती है। इसके अलावा 3600 ग्रेड पे वाली पोस्ट आती है जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर। 4200 ग्रेड पे में जैसे आरटीएस वाली पोस्ट आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो है एक
पोस्ट और आती है, इसमें JCTO भी आती है 3600 ग्रेड पे में, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर वाली पोस्ट भी 4200 ग्रेड पे में आती है। तो आदि बहुत सारी पोस्ट इसके अंदर आती है, ठीक है। वहीं पे EORO की जो वैकेंसी है, इसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जो अधिशासी अधिकारी है उसकी वैकेंसी है, उसके अंदर 4200 ग्रेड पे है, इसकी L11 वाली वैकेंसी है, यानी कि इक्विवेलेंट किसके है, RTS के इक्विवेलेंट है, तहसीलदार के बराबर है, इक्विवेलेंट है ये। और RO वाली जो पोस्ट है वो 4800 ग्रेड पे की है, L12 वाली वैकेंसी है, ठीक है। ये जो RS के अंदर आती है ना, उसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाली जो पोस्ट होती है या फिर जो ACTO वाली पोस्ट होती है ना, उसके इक्विवेलेंट ये RO वाली वैकेंसी है। तो आपको एक चीज़ पता चली होगी, ग्रेड पे में RO की जो पोस्ट है उसकी जो ग्रेड पे है वो ज़्यादा होती है EO से, किंतु आप एक चीज़ देखेंगे कि इसकी जो वर्क प्रोफाइल है ना वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की ज़्यादा बेटर रहेगी। तो अभी हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल से संबंध में। तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है ना, वर्ग 4 वाली जो श्रेणी है उसमें 4200 इसकी ग्रेड पे है। और ये जो नगर निकायों में, नगर पालिकाओं में जितने भी प्रशासनिक संबंधी कार्य होते हैं ना, जितने भी कार्य हैं वो सारे कार्यों का संपादन कौन करता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। तो आपको एक चीज़ पता चली होगी कि भाई आपने देखा होगा कि जो पंचायती राज सिस्टम होता है ना, उसके अंदर एक सरपंच होता है, वो सरपंच राजनीतिक मुखिया होता है। वहीं पे जो वीडियो होता है ना, जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है, जिसको सचिव के नाम से जाना जाता था पहले, वो प्रशासनिक अधिकारी होता है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से जो है जितने भी प्रशासनिक संबंधी कार्य नगर निकायों में होते हैं उसका कार्य किसके द्वारा किया जाता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। और इसमें जो राजनीतिक मुखिया होता है वो चेयरपर्सन होता है, प्रशासनिक मुखिया कौन होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। तो चाहे बजट संबंधी चीज़ें हो गई, चाहे वित्तीय जितनी भी चीज़ें होती है वो सभी पेश करने का अधिकार इसको होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को होता है। यानी कि इसके पास जो है अधिक स्वतंत्रता अधिक है, ठीक है, इसके पास अधिक स्वतंत्रता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ पे काफ़ी कम है। प्रमोशन के रूप से भी देखा जाए तो जो प्रमोशन है वो अच्छे प्रमोशन है, 4200 ग्रेड पे से सीधा आपका प्रमोशन 5400, और 5400 के बाद सीधा प्रमोशन आपका 6600 ग्रेड पे तक जाता है। वहीं पे अगर मैं रेवेन्यू ऑफिसर की बात करूँ ना, तो रेवेन्यू ऑफिसर के जो कार्य हैं वो मुख्यतः राजस्व संबंधी कार्य ही होते हैं, और इसकी कार्यों में कम स्वतंत्रता होती है। यानी कि इसका जो कार्य क्षेत्र है वो क्या है, सीमित कार्य क्षेत्र रहता है, क्योंकि रेवेन्यू ऑफिसर के ऊपर एक अधिकारी बैठता है जिसका नाम होता है कमिश्नर, और ये कमिश्नर के निर्देशन में ही रेवेन्यू ऑफिसर कार्य करता है एक प्रकार से, ठीक है। लेकिन इसका वेतन जो है वो 4800 ग्रेड पे ज़्यादा वेतन है इसका, किंतु जो है कार्य क्षेत्र इसका सीमित है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, प्रमोशन में भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से कम चांसेस रहते हैं, कम है इसके प्रमोशंस के, क्योंकि आप मान लीजिए कमिश्नर की जो पोस्ट होती है उसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाला जो कैडर है उससे 2/3 प्रमोशंस कमिश्नर पे होते हैं, किंतु रेवेन्यू ऑफिसर वाले कैडर से 1/3 प्रमोशन ही कमिश्नर तक होते हैं। यानी कि प्रमोशन में भी एडवांटेज किसको दिया गया है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को दिया गया है। तो एक प्रकार से आप जो है चीज़ों को आपको समझ में आई होगी कि जो प्रशासनिक नियंत्रण वाला जो क्षेत्र है वो किस पे है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के जो कार्य है ना वो मुख्यतः फील्ड संबंधी कार्य रहते हैं, ठीक है, जबकि जो आरओ के कार्य है ना वो डेस्क जॉब संबंधी है। तो अगर आपका जो नेचर है वो इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर है, ठीक है, आप बाहर ज़्यादा लोगों से घुलनशील नहीं है, नहीं मिलते हैं आप लोगों से, तो आपका जो प्रेफरेंस रहनी चाहिए वो रेवेन्यू ऑफिसर की रहनी चाहिए। किंतु अगर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं तो आपको जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को देखना चाहिए, प्रमोशन वाइज भी, और उसके अलावा जो कार्य क्षेत्र है इसका वो भी बेहतर है, क्योंकि इसके कार्य क्षेत्र में राजस्व और वित्तीय मामले दोनों ही कार्य जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर संपादित करता है, चाहे वो सैंक्शन से संबंधित हो, चाहे टैक्सेस लगाना हो, चाहे जो निर्माण संबंधी हो गया, अवैध निर्माण को हटाना संबंधित चीज़ें हो गई, ये सारे के सारे कार्य कौन करता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करता है। तो एक प्रकार से अगर आप देखेंगे ना तो इसका जो पोस्ट है ना, ये तहसीलदार और बीडीओ दोनों के जो कार्य हैं उसको संयुक्त रूप से किसके द्वारा संपादित किया जाता है, वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के द्वारा संपादित किया जा रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण पोस्ट है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रही होगी, किंतु पोस्ट की संख्या जो है वो काफ़ी कम है, 77 पोस्ट है। एक चीज़ आप हमेशा दिमाग में रखिएगा, चीज़ों को प्रैक्टिकली ही लेना है हमको, ठीक है। इसका जो नेचर है पब्लिक डीलिंग वाला नेचर इसके अंदर होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो कि आप लोग कई सारे जो है उम्मीद लगा रहे होंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होती है, किंतु और ये जो मुख्यतः डिपेंड करती है पेपर का लेवल कैसा है। अगर पेपर का लेवल आसान रहता है तो कट ऑफ भी बढ़ने के चांसेस हमेशा रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई चूंकि वैकेंसीज़ कम है, इस बार काफ़ी कम है, 77 वैकेंसीज है, हो सकता है थोड़ी बढ़ भी जाए तो भी 140 तक ही जाएंगी, तो कट ऑफ तो हाई रहेगी, ठीक है। और अगर पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट इजी रहता है जैसा कि पिछली बार आया था, तो टारगेट आप मान के चलिए कि 110 के आसपास जनरल की कट ऑफ जाने का अनुमान रहेगा, ठीक है। तो ईओआरओ का जो मेरा क्या अनुभव रहा है ईओआरओ के अंदर, तो देखिए मैंने जो वैकेंसी दी थी 14 मई के अंदर एग्ज़ाम हुआ था ये, जिसमें मेरा 102 स्कोर रहा था,
तो मुझे ऐसा लगा था एक शुरुआत में कि हाँ शायद हो सकता है, किंतु जब बाद में मैंने देखा कि मोस्टली काफ़ी बच्चों के ऐसे नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर मैंने एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। और ये मेरा EORO देने का क्या कारण था उसको आप समझ लीजिए। मैंने RS मेंस के बाद मेरा जब फाइनल से RS मेंस का रिजल्ट आ चुका था और मेरा सिलेक्शन हो चुका था, उसके बाद मैं इंटरव्यू का वेट कर रहा था और उस बीच में कोई भी वैकेंसीज जो है नहीं आई हुई थी RS की। इस वजह से मैंने EORO की वैकेंसी को टारगेट किया था और इसकी अच्छे से प्रिपरेशन भी करी थी और ये मेरा स्कोर इसके अंदर रहा था, किंतु सिलेक्शन इसमें नहीं हो पाया था। मेरी मेहनत में कोई भी कमी नहीं थी जहाँ तक मैं जानता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब हुई थी तो फाइनल सिलेक्शन इसमें मेरा नहीं हो पाया था, ठीक है। और उसके बाद इंटरव्यू वगैरह दे दिया था मैंने और फिर RS में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो चुका था। तो उसके बाद वापस से मैंने RS की जो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए मैं अभी अपनी तैयारी में हूँ और मैंने RS 2023 का भी मेंस लिखा है और अभी मैं प्रीलिम्स की तैयारी में भी लगा हुआ हूँ और अभी ऑलरेडी मैं सर्विस के अंदर हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये मेरा क्या अनुभव रहा था और तैयारी के बाद भी आपका स्कोर कहाँ तक जा सकता है, आपके सिलेक्शन की होने की गारंटी भी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो वैकेंसीज़ पे डिपेंड करती है। आप एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि जितनी ज़्यादा वैकेंसीज़ रहेंगी उस हिसाब से आपका सिलेक्शंस के चांसेस भी रहते हैं, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली इसमें मेंशन करना चाहूँगा कि जो कोचिंग्स का मायाजाल है उसमें आपको उससे बचना है। उससे हो सकता है आप कोचिंग्स लीजिए, ऐसे कोई मनाही नहीं है, किंतु एक चीज़ आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि आप कोचिंग के एडवर्टाइजमेंट से अपने फैसलों को जो है प्रभावित ना होने दें। अगर आपका RS की तैयारी ठीक है या फिर आपने अच्छे खासे समय से RS की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप इस कोचिंग के मायाजाल में पढ़ के और EORO की वैकेंसी में अपने समय को जो है ज़ाया ना करें। ये कोर्सेज बेचेंगे, ये टेस्ट सीरीज़ बेचने का प्रयास करेंगे क्योंकि इनका जो एकमात्र उद्देश्य है ना, वो एकमात्र उद्देश्य इनका कोर्स बेचना ही है, ठीक है। तो इस वजह से जो है आपको विभिन्न सपने दिखाए जा सकते हैं, तो किंतु आप जो है हमेशा प्रैक्टिकली सोचने का प्रयास कीजिएगा। ये मेरी आपसे जो है मेरी एक बड़े भाई के रूप में या फिर जो है आप मुझे उस तरीके से समझ लीजिएगा, तो उस तरीके से आप इस सलाह को मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मेरा जो अनुभव है पिछले 6 से 7 वर्षों का, जो मेरा ये अनुभव कहता है। क्यों? क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने जो तैयारी करी थी असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की तैयारी करी थी और इसमें मेरा इंटरव्यू कॉल था। इंटरव्यू कॉल के बाद मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, ठीक है। और उस समय मैं भी फ्रेशर था, तो फ्रेशर के रूप में काफ़ी जोश रहता है, आप जानते ही हैं, ठीक है। तो और स्पेशली जो है कोचिंग्स के प्रति हम काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं। वल्नरेबल यानी कि उनके जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, उनकी जो लोक लुभावनी बातें होती है, उसके अंदर जो फ्रेशर्स होते हैं ना, वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो इस वजह से मैंने भी कोर्सेज परचेज़ किए थे, इसकी बहुत अच्छी तैयारी करी थी। किंतु एक चीज़ आप समझिएगा, ACF का जो सिलेबस था ना, वो सिलेबस भी ACF का कैसा था, टेक्निकल सिलेबस था क्योंकि उसमें 2 ऑप्शनल थे। तो इस वजह से जो मेरी जो की हुई तैयारी थी ना ACF के अंदर, वो कहीं भी काम नहीं आई, ठीक है, कहीं काम नहीं आई थी, ठीक है। तो ये इसका जो नुकसान है ना, मैंने आगे अनुभव किया था जब मुझे बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही थी दूसरे एग्जाम्स के लिए, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन मेरा हुआ नहीं, मैं ACF नहीं बन पाया था। किंतु मेरे को जब RS की प्रिपरेशन में मैं जब लगा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने 2-3 साल वेस्ट कर दिए, मेहनत भी उतनी ही करी, किंतु जो है मेरे पास एक अच्छा कंटेंट नहीं था, एक अच्छी से जो है मेरे पास क्या नहीं थी, स्टडी मटेरियल या फिर मेरी प्रिपरेशन जो है RS के लेवल की नहीं थी, ठीक है। तो उसमें मुझे फिर एफर्ट भी ज़्यादा लगाने पड़े थे। तो वहीं पे जो EORO की वैकेंसी है उसमें भी आपका जो नगर पालिका और जो ये अधिनियम है, ये अधिनियम आपका कितना काम आएगा ये आप खुद भी जानते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट होना नहीं चाहिए हमको, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे की क्या राह होनी चाहिए, तो अगर आप फ्रेशर हैं ना, और अगर आप मान लीजिए 1 साल से, पिछले 1 सवा साल से जो है आप RS की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जो है, तो फिर आपकी RS की तैयारी को कंटिन्यू रखिए और आप RS प्रीलिम्स को ही टारगेट कीजिए। किंतु अभी आप रीसेंट फ्रेशर हैं और मान लीजिए आपने RS की तैयारी को शुरू ही किया है या फिर जो है आपकी उतनी अच्छी तैयारी नहीं है, तो आप RS प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन उतनी अच्छी तैयारी मत कीजिए और EORO के एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं अगर आप फ्रेशर बिल्कुल अभी लेटेस्ट हैं, ठीक है। यानी कि आपकी तैयारी RS के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, तो ठीक है, तो आपको ये इसकी तैयारी करनी है। और क्योंकि एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखिएगा, आप हो सकता है EORO की वैकेंसी में आप स्टार्टिंग में आपका सिलेक्शन हो सकता है, चांसेस रहते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम रहता है। किंतु अगर आप फ्रेशर ऐसे हैं जिनकी तैयारी 1 सवा साल से चल रही है, पहला अटैम्प्ट आप देने जा रहे हैं RS प्रीलिम्स का, तो आप जो है, क्योंकि बड़ा सिलेबस है इसका, और दोनों की तैयारी को पैरेलल मत लीजिएगा। और आपने तैयारी अगर कर रखी है RS प्रीलिम्स की 1 या 1.5 साल से पिछले, तो आप RS को ही दीजिएगा, EORO को स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया, अगर आप फ्रेशर 5-6 महीने ही हुए आपको और RS की तैयारी आपने शुरू ही करी है या फिर नहीं करी है, तो आप EORO को टारगेट कर सकते हैं। 2-3 महीने सफिशिएंट होते हैं तैयारी के लिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई।
प्लस EORO और RS की तैयारी को साथ में आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि दोनों के सिलेबस अलग हैं। RS का बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर आपने RS की तैयारी करना शुरू कर दिया है, अच्छे से तैयारी चल रही है, तो आप RS को ही टारगेट करें, आप इसमें ना पढ़ें, क्योंकि इसमें सिलेक्शन की चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वैकेंसीज़ बहुत कम है। और जब वैकेंसीज़ कम होती है, आप बहुत मेहनत करने के बाद भी मान लीजिए आप यहाँ पर आकर बिल्कुल मुहाने पर आकर अगर आप बाउट होंगे, तो आपके पास जो चॉइस है ना, वो चॉइसेस बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि आपके पास जो है तैयारी का लेवल आपका वैसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने बहुत स्पेसिफिक तैयारी करी है। ठीक है, नगर पालिका अधिनियम फिर कहीं और काम नहीं आने वाला है। ठीक है, दूसरी चीज़, और जो नौकरी वाले हैं मान लीजिए, और अगर आपकी 3600 ग्रेड पे से ऊपर की नौकरी है मान लीजिए, तो ये मैं आप पे ऊपर छोड़ता हूँ। हो सकता है आरएस के अंदर आप अच्छे से तैयारी करें, किंतु हो सकता है आप अलाइड सर्विसेज में आए, और अलाइड सर्विसेज में भी मान लीजिए कि 3600 ग्रेड पे आपकी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही है, तो फिर आप जो है कोई उसका फ़ायदा नहीं रहता है। तो आप चाहें तो EORO की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जो आरएस की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं पिछले 1-2 साल से, वो फिर EORO की तैयारी ना करें। वो सिर्फ और सिर्फ किसकी तैयारी करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आरएस की तैयारी ही करें। कोचिंग के किसी भी प्रकार से जो है उसके मति भ्रम में ना आने की कोशिश करें। ठीक है, बचने का प्रयास करें उससे। तो ACF की वैकेंसी जो मैं बता रहा था आपको, उसके अंदर 240 वैकेंसीज थी, मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, ये चीज़ मैंने आपको बताई। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा अनिश्चितता रहती है जब वैकेंसीज कम रहती हैं। ठीक है, क्योंकि यूनिक सिलेबस रहता है इसका। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। और तो एक ही चीज़ मैं आपको लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप कोचिंग के बहकावे में आने से बचें। ठीक है, अपने आप को, अगर आपने EORO की तैयारी कर ली है और आपकी तैयारी अच्छी है, और RS के अंदर आपकी तैयारी उतनी नहीं है, तो आप फिर EORO को टारगेट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसमें फिर आप जो है आपकी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। लेकिन अगर आप RS के ऑलरेडी एस्पिरेंट रहे हैं और आपने अच्छी खासी तैयारी है, तो फिर आप RS की तैयारी को ही कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि EORO के अंदर आइदर आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और नहीं होगा तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सीमित ऑप्शंस हो जाएंगे फिर, क्योंकि इसकी तैयारी जो इसका सिलेबस है वो यूनिक सिलेबस है। फिर आपको नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी RS, पटवार, CET सभी एग्ज़ाम्स की। ठीक है, किंतु अगर आप RS की तैयारी करते हैं ना, तो आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि सबका सिलेबस क्या है, समान है। ठीक है, तो हमेशा एक प्लान भी हमेशा अपने पास लेके चलें, और उस प्लान बी के अनुसार ही अपने आप को जो है ढालने का प्रयास करें, क्योंकि अल्टीमेटली फ्रेशर्स का जो गोल होना चाहिए ना, वो नौकरी पाना होना चाहिए। ठीक है, एक बार आप जो है जॉब सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपटीशन जो है कट थ्रोट कंपटीशन रहता है, तो इस वजह से जो है आप अपने आप के लिए अपने दरवाजे जो है ना वो मैक्सिमम खुले रखें। ठीक है, एक फ्रेशर्स के सामने जो है ना एक बहुत सारे दरवाजे होते हैं। ठीक है, और आप एक ऐसा दरवाज़ा चुनने का प्रयास करते हैं जिसकी तैयारी के बाद मान लीजिए आपका अगर नहीं होता है, तो फिर आपके लिए जो है मुश्किल खड़ी हो सकती है। फिर आपका जो है समय भी बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। तो उस भ्रम से, उस चीज़ों से बाहर आने का प्रयास कीजिएगा। तो ये जो सारी चीज़ें थी, ये मेरे बताने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि आप जो है अपनी तैयारी को और अपनी जो भी आपकी स्ट्रेटजी रही है उस पे अपना विश्वास रखिए, और बिना किसी कोचिंग के मायाजाल में आने के आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप RS के लिए जो है अगर तैयारी आपकी चालू है, तो आप RS की ही तैयारी कीजिएगा। ACF जो EORO है उसकी वैकेंसी में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो है चीज़ें मैंने जो बताने का प्रयास किया है वो आपको समझ में आया होगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रहता है कि भाई मुझे क्या EORO की ही तैयारी करनी है अगर आपको, तो मुझे मेरी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्या बुक लिस्ट रहनी चाहिए, कहाँ से मैं तैयारी करूँ, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी किसी भी प्रकार का अगर RS प्रीलिम्स या फिर किसी भी संबंध में डाउट है आपको राजस्थान के एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक भी जो है मैंने चैनल के अंदर छोड़ रखा है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप जो है डेली अपडेट्स पा सकते हैं, और इसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।